नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। आप जानते ही हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप जितने ही एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे उतना ही आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत स्ट्रांग होगी और आपको पता चलेगा कि आप बेसिकली कहाँ कंफ्यूज्ड हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप टाइम लेकर क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि 1 आवर में आप देख सकते हैं कि आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितने अच्छे से कर पाते हैं। और अगर आप सर्कल का भी ध्यान रखिएगा, अगर एक बार आपने उस सर्कल पे आपने ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से आपने अगर उस पे सर्कल को अगर फिल कर दिया तो आप ध्यान रखिएगा उसके बाद आप उस आंसर को चेंज नहीं कर सकते। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से करिएगा। 13th को आपका हरियाणा का एग्ज़ाम है, फिर आपका यूके एपीओ और फिर राजस्थान जुडिशरी का भी एग्ज़ाम आ गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टारगेट फॉर आईक्यू चैनल की आप देख रहे हैं लगातार जो व्यूज़ हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बात का सबूत है कि ये चैनल जो है ये आप लोगों की प्रिपरेशन को लेके कितना सीरियस है और ये कितने एफर्ट्स कर रहा है कि कि बच्चों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। हमारे डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस और बहुत सारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं और आप जैसा प्रोविज़न चाहें, आप अगर एक सिंगल सब्जेक्ट भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इवन अगर आपको सिर्फ केस लॉस चाहिए या आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिर्फ एमसीक्यूज़ या फिर कुछ उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से ले सकते हैं। टारगेट फॉर आईक्यू चैनल का जो फ़ोन नंबर है उस पर आप कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। पहला क्वेश्चन है इसमें, द लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय ए फोर्थ लॉ कमीशन, बी सर हेनरी मेन, सी सर जेम्स स्टीफन, डी नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, सी सर जेम्स स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू ए सिविल प्रोसीडिंग्स ओनली, बी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ओनली, सी बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, या डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। C. Question number 3. As per preamble of the Indian Evidence Act 1872, the purpose of this act is A. To provide, define, and amend the law of evidence. B. To provide, consolidate the law of evidence. C. To define and amend the law of evidence. D. To consolidate, define, and amend the law of evidence. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका D. To consolidate, define, and amend the law of evidence. जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है, टू कंसोलिडेट, डिफाइन, अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। ये 69th लॉ कमीशन से इनेक्ट किया गया था और इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है वो है आपकी 1 सितंबर 1872। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो आपका लेक्स फोराई है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की। लॉ ऑफ एविडेंस इज ए सब्सटेंटिव लॉ, बी प्रोसीजरल लॉ, सी ओनली नेचुरल लॉ, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी प्रोसीजरल लॉ। वैसे लॉ ऑफ एविडेंस को हम एडजेक्टिव लॉ कहते हैं अगर, लेकिन ऑप्शन में सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ है तो प्रोसीजरल लॉ पे टिक करेंगे, अदरवाइज इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट? A. All judges. B. All persons legally authorized to take evidence. C. All magistrate, या D. arbitrator। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका D. arbitrator। अगर आप इसकी पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कोर्ट में यही लिखा है कि इट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन्स ऑथोराइज टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। सो इसका ऑप्शन हो गया आपका आर्बिट्रेटर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लॉ ऑफ एविडेंस इज ए लेक्स फोराई, बी लेक्स लोकाई, सी लेक्स सीटस, या डी नन ऑफ द अबव। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए लेक्स फोराई। लेक्स फोराई का मतलब क्या होता है? लेक्स फोराई का मतलब होता है आपका कि लॉ ऑफ द कंट्री इन विच द प्रोसीडिंग इज ब्रॉट। और जो लेक्स लोकाई है इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, और लेक्स सीटस का मतलब होता है वेयर कि लॉ ऑफ प्लेस वेयर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड फॉर द पर्पस ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी।
और आपका लेक्स लोकाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस से कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके उस पर लेक्स लोकाई लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 3। आप जानते हैं अंडर सेक्शन 3 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन डिफाइंड है। तो इसमें से कौन सा आप डॉक्यूमेंट कहेंगे? राइटिंग ऑन द वॉल्स, बी इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन, सी पेपर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेशंस प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड आर बेस्ड ऑन ए सर्टेनिटी, बी बिलीफ, सी प्रोबेबिलिटी, डी ईदर बी और सी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी ईदर बी और सी। अगर आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जाएंगे जहाँ पे प्रूव डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन है, वहाँ पे बिलीफ और प्रोबेबिलिटी दोनों ही आपके वर्ड्स गिवन है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is included in the definition of evidence by the Information Technology Act 2000? A social media, B email, C electronic record या D compact disk। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, in deciding whether a fact is proved or disproved, the judge shall apply A the standard of judicially trained mind, B standard of prudent man, either A और बी या डी नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है बी स्टैंडर्ड ऑफ अ प्रूडेंट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद ए प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, बी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, सी डज नॉट डील इन प्रिजम्पशंस, डी बोथ ए एंड बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी बोथ ए एंड बी, की प्रिजम्पशंस और लॉ और फैक्ट दोनों की बात करता है आपका लॉ ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट? A any mental condition of which any person is conscious, B any state of things or relation of things capable of being perceived by the senses, C both A and B या D none of the above। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C both A and B, और ये आपका कहाँ गिवन है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, जहाँ फैक्ट की आपको डेफिनेशन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट? एग्जाम्पल्स हैं ये, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्ट है। A that a man holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation. B that a man has a reputation. C both A and B are facts certain. D none of the above। इसका जो correct option है वो है आपका C both A and B are facts। Next question number 14, any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter is A admission, B proof, C a document, D none of the above। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C a document। Next question number 15, a document produced for the inspection of the court includes। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, उसमें आपको बताना है फिर ए बी सी डी की कौन कौन से आएंगे। ए अ रिटन डॉक्यूमेंट, सेकेंड ऑप्शन है इसका अ कैरिकेचर, देन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और उसके बाद है आपका इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं। ए फर्स्ट एंड फोर्थ, बी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी कि ऑल, या फिर डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। Next question number 16. One fact is said to be relevant another when one is connected with the other in any of the referred to provisions dash of this act। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में है, और ये फिल इन द ब्लैंक फॉर्म आप ध्यान रखिएगा जहाँ तक है आपके हरियाणा जुडिशरी में आता ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपको ऑप्शन है ए 3 to 55, बी 5 to 55, सी 3 to 65 या फिर डी सेक्शन 5 to 65। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी 5 to 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका वो है ए इज एक्यूज ऑफ कमिटिंग मर्डर ऑफ आर, एविडेंस इज सॉट टू बी गिवन ऑफ द फैक्ट दैट आर हैड murdered A's brother and A had threatened that he would take revenge। तो इसमें आपको बताना है क्या रेलिवेंट है। इट इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 एज ए हैड मोटिव टू किल आर, बी इट इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9 एज इट इज़ एक्सप्लेनेटरी, सी इट इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 एज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, या डी नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, it is relevant under section 9 as it is explanatory। Next question number 18, under section 8 of Indian Evidence Act, A motive is relevant, B
प्रिपरेशन इज रेलिवेंट, सी कंडक्ट इज रेलिवेंट, या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी ऑल ऑफ द अबव। और इसकी शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, पीसीएम से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फॉर कंडक्ट टू बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इट मस्ट बी प्रीवियस, इट मस्ट बी सब्सिक्वेंट, सी मे बी ईदर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, या डी ओनली सब्सिक्वेंट एंड नॉट प्रीवियस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, इट मे बी either previous or subsequent. Next question number 20, facts which are necessary to explain or introduce relevant facts of place, name, date, relationship and identity of parties are relevant. A under section 8, B under section 9, C under section 10 या D under section 11। इसका जो correct option है वो है आपका B under section 9। तो अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना चाहें तो आप कर सकते हैं इज इट रिलेशन। इज इट रिलेशन से आपके इसमें सारे पॉइंट्स जो है वो आप याद कर सकते हैं। Next question number 21. Under section 9 of the Evidence Act, A, identification parades of suspect are relevant. B, identification of parades of chattels are relevant. Chattels क्या होते हैं आपके goods. C, both A and B are relevant. या D, only A and not B is relevant. इसका जो correct option है वो है आपका C, both A and B are relevant. Moving on to question number 22. Identification of suspect by photo is A, admissible in evidence, B, not admissible in evidence, C, section 9 of Evidence Act excludes identification of by photo, D, section 8 of the Evidence Act excludes identification by photo। इसका जो correct option है वो है आपका A, admissible है ये आपका in evidence। Next question number 23, things said or done by a conspirator in reference to the common design is relevant. A under section 12, B under section C under section 6, C under section 10, D under section 8 of Evidence Act। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C अंडर सेक्शन 10। और इसी फिलअप की मैं बात कर रही थी कि आपके चंडीगढ़ एग्जाम में, हरियाणा जुडिशरी एग्जाम में ये वाला आया हुआ है। इसमें रेफरेंस आपको गैप दिया हुआ था, ये आपको फिल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ कन्फेशन मेड बाय अ कॉन्स्पिरेटर इन्वॉल्विंग अदर मेंबर्स इज रेलिवेंट अगेंस्ट द को कॉन्स्पिरेटर jointly tried with him and is admissible. A under section 8, B under section 10 on Indian Evidence Act, C अंडर सेक्शन 30 ऑफ एविडेंस एक्ट, डी बोथ बी एंड सी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, प्ली ऑफ एलिबाई आपका कहाँ पर गिवन है ये प्रोविजन? इज इट ए अंडर सेक्शन 6, बी सेक्शन 8, सी सेक्शन 12 या फिर डी सेक्शन 11? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी सेक्शन 11। इसे रेसिडुअरी सेक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांजैक्शन एंड इंस्टेंसेस रिलेटेड टू कस्टम आर रेलिवेंट under A section 6 of Evidence Act, B under section 80 of Evidence Act, C under section 10 of Evidence Act या फिर अंडर section 13 of Indian Evidence Act। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका D अंडर सेक्शन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नेसेसिटी रूल as to the admissibility of evidence is contained in section A 31, B 26, C 32, D 27। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C अंडर सेक्शन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, Section 13 of Indian Evidence Act is confined to public rights and does not cover private rights, is not confined to public rights and cover private rights also. C is confined to private rights and does not cover public rights. Either, और आपका D ऑप्शन है, either A और C is correct। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका B, is not confined only to public rights but cover private right also. Next question number 29, mode of proof of custom is contained in section 32 clause 4, B section 32 clause 7, section 48 of Indian Evidence Act या फिर all of the above। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका D all of the above। क्वेश्चन नंबर 30, section 14 of Indian Evidence Act makes relevant the facts which show the existence of A state of mind, any state of mind, B any state of body or bodily feeling, C either state of mind or of body or bodily feeling, D a particular state of mind and state of a body। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C कि either state of mind or of body or bodily feeling। और ये आपका प्रोविजन गिवन है आपका अंडर सेक्शन नंबर 14। Next 31, under section 14 of Indian Evidence Act explanation 1, evidence of general disposition, habit or tendencies is inadmissible. B, evidence having a distinct and immediate reference to a particular matter
क्वेश्चन इज एडमिसेबल, सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या डी बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, केस मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर इज रिलेटेड टू ए सेक्शन 11, बी सेक्शन 10, सी सेक्शन 13 या फिर डी सेक्शन 14। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी सेक्शन नंबर 10, जो कि आपका कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। Next question number 33. In the law of evidence, fact means and includes anything perceived by senses, state of things capable of being perceived by the sense, mental condition of a person of which a person is conscious, या D all of the above। इसका जो correct option है वो है आपका D all of the above। Next question number 34. A dying declaration is relevant under section 32 of Indian Evidence Act notwithstanding it being a hearsay evidence। क्यों? Because a statement by a person as to the cause of his death is treated in the law as a Solomon statement. B, if a person is dead and anything said by the person as to the cause of the death is relevant, since the dead person cannot be brought before the court to testify, necessity makes it inevitable to admit said statement. C, because it is believed that a person would to meet his maker with lies in his mouth, या D, because society owns a duty to dead person to give them justice। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी। ठीक बात है, डाइंग डिक्लेरेशन कहने को एक हियर से एविडेंस है, लेकिन फिर भी ये रेलिवेंसी रखता है, तो वो इसीलिए कि भाई जो भी सिंस द डेड पर्सन कैन नॉट बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट टू टेस्टिफाई, तो नेसेसिटी, रूल ऑफ नेसेसिटी से कहा जाता है, तो इससे इनेविटेबल बन जाता है टू एडमिट द सेड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। Indian Evidence Act does not apply to A, proceeding before an arbitrator, second, affidavit submitted by a deponent of his own, C, statement made by a child, या फिर फोर्थ, स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हुज पास्ट इज क्रिमिनल। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर चूज करने हैं। ऑप्शन है आपके A 1 and 4, B 1 and 3, C 1 and 2 या D 2 ओनली। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर द मर्डर ऑफ एक्स वॉज कमिटेड बाय वाई। द फैक्ट दैट वाई प्रोड्यूस एन एडमिशन स्लिप ऑफ हॉस्पिटल इंडिकेटिंग डिसलोकेशन ऑफ हिज हिप बोन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एलिज्ड मर्डर, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जहाँ पे रेलिवेंट होगा। ए अंडर सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 9 में, सी सेक्शन 10 में या फिर डी सेक्शन 11 में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी सेक्शन नंबर 11 में, जहाँ पे प्ली ऑफ एलिबाई का प्रोविजन आपका गिवन है। क्वेश्चन नंबर 37, द रिगर और कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी अंडर सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कैन ओनली बी रिबटेड बाय ए, DNA testing about paternity, B, non-access of parties, C, the fact that wife was observing menstrual period, या D, the fact that the wife had undergone ट्यूबेक्टोमी रिसेंटली। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, नॉन एक्सेस ऑफ पार्टीज, क्योंकि आपको यही प्रूव करना है, इसमें डीएनए नहीं है, ये तो बहुत बाद में जाकर है, क्योंकि जो प्रोविजन है वो नॉन एक्सेस ऑफ पार्टीज की ही बात करता है। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट इट इज नॉट एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ दैट डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी corroborated by other evidence before it can be acted upon? A, शरद बेदिनचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बी, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, सी, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, या डी, हरजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक मैगजिम है ओमनिया प्रिजमेटर राइट ऐसा एक्टा, इसका क्या मतलब है? ए, ऑल एक्ट्स प्रिज्यूम टू बी राइटली डन, बी, ऑल एक्ट्स प्रिज्यूम टू बी रॉन्गली डन, सी, ऑल एक्ट्स प्रिज्यूम टू बी रॉन्गली डन, ये आपका ऑप्शन दोबारा से हो गया है डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, ऑल एक्ट्स प्रिज्यूम्ड टू बी राइटली डन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद ए, रेलिवेंसी ऑफ एविडेंस, बी, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, सी, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें से, इन तीनों में से, कि ए 1 and 2 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 3 ओनली, या डी 1, 2 and 3। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, 1 and 3 की रेलिवेंसी की बात होती है, एडमिसिबिलिटी की बात होती है, रिलायबिलिटी की बात नहीं होती। आई होप ये 40 क्वेश्चंस आप अच्छे से आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हैं थोड़े से, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा और आपका जो माइंड है वो क्लियर होगा अबाउट व्हाट अ पर्टिकुलर सेक्शन सेज।
और आप टारगेट फॉर आईक्यू चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक इट हैपन, आप ऐसा कर लीजिए, क्योंकि इसमें लगातार जो वीडियोस आ रही हैं वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होंगी। एंड कीप ऑन वॉचिंग टारगेट फॉर आईक्यू चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।